नमस्कार। आज हम एक ऐसे विचार पर गहराई से बात करने जा रहे हैं जिसने सोचने के तरीके को काफी हद तक बदला है। ये हैं दुनिया को आकार देने वाली अप्रत्याशित, दुर्लभ और जबरदस्त असर डालने वाली घटनाएं जिन्हें ब्लैक स्वान कहा जाता है। हमारी ये पड़ताल नासिम निकोलस तालेब की मशहूर किताब द ब्लैक स्वान के शुरुआती हिस्सों पर आधारित है। हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये ब्लैक स्वान आखिर हैं क्या भला, ये इतनी मायने क्यों रखती हैं और हम इंसान इन्हें समझने या इनका अंदाजा लगाने में इतने कच्चे क्यों साबित होते हैं। बिल्कुल तैयार हो जाइए, ये बातचीत शायद आपकी सोच को थोड़ा झकझोर दे। बिल्कुल। हम दुनिया को अक्सर एक जानी पहचानी प्रिडिक्टेबल पटरी पर चलता हुआ देखते हैं, लेकिन तालेब का जो मुख्य तर्क है वो ये कि इतिहास और यहाँ तक कि हमारी अपनी जिंदगियों को असल में शक्ल देने वाली ताकतें अक्सर पूरी तरह से अनप्रिडिक्टेड होती हैं। हाँ, आज हमारी कोशिश यही समझने की है कि हम इन घटनाओं को नजरअंदाज क्यों कर देते हैं और जब ये होती हैं तो इनके साथ तालमेल कैसे बैठाया जाए। चलिए फिर इस ब्लैक स्वान की गुत्थी को खोलना शुरू करते हैं। जरा उस जमाने की कल्पना कीजिए जब तक ऑस्ट्रेलिया खोजा नहीं गया था। यूरोप में बैठा हर इंसान पूरे यकीन से कह सकता था कि सारे हंस सिर्फ सफेद होते हैं। हाँ बिल्कुल। ये कोई मामूली राय नहीं थी, ये सदियों के देखे भाले अनुभवों पर टिका एक पक्का सच लगता था। एकदम सही। और फिर जब पहली बार एक काला हंस देखा गया तो वो सिर्फ पक्षी विज्ञानियों के लिए कोई अनोखी बात नहीं थी। उसने ज्ञान हासिल करने के हमारे तरीके की एक बहुत बड़ी कमी उजागर कर दी। अच्छा, कैसे? ये दिखाया कि कैसे सिर्फ एक बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड चीज, एक काला पक्षी, सदियों के देखे गाले अनुभवों और लाखों बार देखे गए सफेद हंसों से बने हमारे पक्के ज्ञान को एक झटके में गलत साबित कर सकती है। बस एक काला पक्षी काफी था ये बताने के लिए कि हम सब कुछ नहीं जानते। कमाल है। और लेखक इसी तरह की लेकिन कई ज्यादा बड़े पैमाने की घटनाओं को ब्लैक स्वान कहते हैं। तो इसकी पहचान क्या है? किताब में इसकी 3 मुख्य बातें बताई गई हैं, है ना? हाँ, 3 खास निशानियां हैं। पहली, ये एक अपवाद होती है, यानी ये हमारी सामान्य उम्मीदों के दायरे से पूरी तरह बाहर होती है। हमारे पिछले अनुभवों में ऐसा कुछ नहीं होता जो इसके होने की तरफ इशारा भी करे। ठीक है। दूसरी, इसका चरम प्रभाव, एक्सट्रीम इम्पैक्ट होता है। इसके नतीजे बहुत बड़े और दूर तक फैलने वाले होते हैं, उस अकेले काले पक्षी के दिखने से कहीं ज्यादा बड़े। और तीसरी, पश्च दृष्टि भविष्यवाणी, रिट्रोस्पेक्टिव प्रिडिक्टेबिलिटी। ये थोड़ा पेचीदा है। इसका मतलब है कि घटना हो जाने के बाद हम इंसान अपने स्वभाव से मजबूर होकर उसके होने के कारण ढूंढने लगते हैं, कहानियां गढ़ने लगते हैं। अच्छा। फिर हमें लगने लगता है कि अरे हाँ, ये तो समझा जा सकता है, इसके तो ये कारण थे, ये तो पहले सोचा जा सकता था, जबकि हकीकत में घटना से पहले ऐसा कुछ भी साफ नहीं था। तो अनोखापन, जबरदस्त असर और बाद में सब समझ आ जाने का भ्रम, ये 3 स्तंभ हैं। ये अपने आप में एक दिलचस्प विचार है। लेकिन लेखक का दावा तो इससे भी बड़ा है। वो कहते हैं कि मुट्ठी भर ब्लैक स्वान घटनाएं ही हमारी दुनिया में लगभग हर बड़ी चीज की वजह हैं, चाहे वो नए विचारों या धर्मों का फैलना हो, इतिहास के बड़े मोड़ हों। हाँ बिल्कुल। और ये दिलचस्प है कि इन ब्लैक स्वान घटनाओं का असर वक्त के साथ कम नहीं हुआ, बल्कि बढ़ा है। खासकर पिछले 10,000 सालों में, जब से खेती शुरू हुई और सभ्यता जटिल होने लगी। अच्छा। औद्योगिक क्रांति के बाद तो ये रफ्तार और तेज हो गई। दुनिया जितनी ज्यादा जुड़ती गई, उतनी ही अप्रत्याशित घटनाओं का असर बढ़ता गया। और मजे की बात यह है कि जिन साधारण रोजमर्रा की घटनाओं का हम अध्ययन करते हैं, जिनके बारे में अखबारों में पढ़ते हैं, जिनका विश्लेषण करते रहते हैं, वो असल में धीरे धीरे कम महत्वपूर्ण होती जा रही हैं। हाँ, अगर हम कुछ ऐतिहासिक उदाहरण सोचे तो बात एकदम साफ हो जाती है। जैसे 1914 में अचानक से वो प्रथम विश्व युद्ध का छिड़ जाना। किसी ने सोचा भी नहीं था कि दुनिया इस तरह एक भयानक जंग में कूद पड़ेगी। सही कहा। या फिर हिटलर का इतनी तेजी से सत्ता में आना और फिर द्वितीय विश्व युद्ध, किसी को अंदाजा नहीं था। सोवियत संघ का अचानक ढह जाना, कितने विशेषज्ञ सालों से उसकी मजबूती के कसीदे पढ़ रहे थे। बिल्कुल। फिर इस्लामी कट्टरपंथ का उभार और उसका वैश्विक असर, या फिर इंटरनेट का इस तरह फैल जाना और हमारी जिंदगी को बदल देना।
1987 में शेयर बाजार का अचानक क्रैश हो जाना, ये सब घटनाएं आने से पहले लगभग अकल्पनीय थी, लेकिन इनका असर इतना गहरा और स्थायी रहा कि इन्होंने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। और ये सिर्फ इतिहास या राजनीति तक ही सीमित नहीं है ना। आप सोचिए फैशन के ट्रेंड्स कैसे अचानक आते जाते हैं, कोई खास किताब कैसे रातों रात बेस्ट सेलर बन जाती है, कोई महामारी कैसे अचानक फैल जाती है। हाँ, नए विचार कैसे समाज में पकड़ बना लेते हैं, कला की नई शैलियां कैसे उभर आती हैं। इन सब में कहीं न कहीं ब्लैक स्वॉन वाली अप्रत्याशित गतिशीलता दिखती है। ऐसा लगता है हमारे चारों ओर लगभग हर महत्वपूर्ण चीज, हर बड़ा बदलाव इसी दायरे में आता है। ये बात के इन घटनाओं का अंदाजा लगाना मुश्किल है और इनका असर बहुत बड़ा होता है। यही ब्लैक स्वॉन को एक बड़ी पहेली बनाता है। लेकिन लेखक एक और भी बड़ी पहेली की तरफ इशारा करते हैं कि हम इंसान ऐसे जीते हैं जैसे ये घटनाएं होती ही नहीं। हम इन्हें नजरअंदाज क्यों कर देते हैं? हमारी सोच में ऐसी क्या कमी है? ये मूल रूप से जुड़ा है हमारी उस कमजोरी से जिसे लेखक यादृच्छिकता यानी रैंडमनेस के प्रति अंधापन कहते हैं, खासकर जब बड़े उतार चढ़ाव या विचलन की बात आती है। अच्छा, हमारा दिमाग छोटी छोटी नियमित चीजों पर ध्यान देने के लिए बना लगता है। हम रोजमर्रा के छोटे मोटे बदलावों पर फोकस करते हैं जिन्हें लेखक पेनीज कहते हैं, और उन बड़ी दुर्लभ लेकिन जबरदस्त असर डालने वाली घटनाओं यानी डॉलर्स को अनदेखा कर देते हैं जो असल में सब कुछ बदल देती हैं। पेनीज और डॉलर्स, सही कहा। लेखक तो यहाँ तक कहते हैं कि लगातार अखबार पढ़ना शायद दुनिया के बारे में हमारी समझ को बेहतर करने के बजाय कमजोर कर सकता है, क्योंकि अखबार हमें उन्हीं ज्ञात दोहराए जाने वाले और अक्सर कम महत्वपूर्ण छोटी मोटी बातों में उलझाए रखते हैं। 9/11 हमले का उदाहरण यहाँ बहुत सटीक बैठता है। लेखक का तर्क है कि अगर 10 सितंबर 2001 को कोई सच में ये सोच पाता कि इस तरह का हमला हो सकता है तो शायद वो हमला होता ही नहीं। और अगर उस खतरे को गंभीरता से लिया गया होता तो शायद हवाई जहाजों के कॉकपिट के दरवाजे पहले से ही लॉक और बुलेट प्रूफ होते, या शायद सुरक्षा के कुछ और इंतजाम होते जिनसे हमला उस रूप में कामयाब ना हो पाता। ये कितना अजीब विरोधाभास है कि कोई घटना ठीक इसीलिए हो पाती है क्योंकि किसी ने उसके होने की उम्मीद ही नहीं की थी। हाँ, और यही ब्लैक स्वॉन तर्क का सार है। जो आप नहीं जानते वो अक्सर उससे कहीं ज्यादा मायने रखता है जो आप जानते हैं। ज्ञान का ये पहलू कि अज्ञात का महत्व ज्ञात से ज्यादा है, अक्सर हमारी पकड़ से छूट जाता है। सही बात है, क्योंकि जो पता है उसके लिए तो शायद हम तैयारी कर भी लें, लेकिन जो पता ही नहीं उसके लिए क्या करें। ये सोच सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर ही नहीं बल्कि व्यापार, निवेश, यहाँ तक के निजी जीवन के फैसलों पर भी लागू होती है। अगला बड़ा अवसर या अगला बड़ा खतरा अक्सर उस दिशा से आता है जिधर हम देख ही नहीं रहे होते। तो इसका मतलब है कि हमें सिर्फ ये नहीं सोचना चाहिए कि हम क्या जानते हैं, बल्कि इस बात पर भी उतना ही ध्यान देना चाहिए कि हम क्या नहीं जानते हैं, क्योंकि असली जोखिम या अवसर अक्सर वहीं छुपा होता है। अगर ये बड़ी अप्रत्याशित घटनाएं यानी आउटलायर्स वाकई अनुमान से परे हैं तो इसका सीधा मतलब निकलता है कि हम इतिहास किस तरफ जाएगा ये भी नहीं बता सकते। फिर भी हम लगातार भविष्यवाणियां करने की कोशिश करते रहते हैं। हाँ। हम अगले 30 साल के लिए सामाजिक सुरक्षा के घाटे और तेल की कीमतों का अनुमान लगाते हैं, जबकि हम अक्सर अगले साल गर्मियों में मौसम कैसा रहेगा इसका भी ठीक अंदाजा नहीं लगा पाते। ये थोड़ा हास्यास्पद नहीं लगता? बिल्कुल, हमारे अनुमानों में गलतियां बहुत बड़ी होती हैं, ये तो एक समस्या है ही। लेकिन उससे भी बड़ी और चिंताजनक बात यह है कि हमें अपनी इस अज्ञानता का, अपनी सीमाओं का एहसास ही नहीं होता। हम अपनी भविष्यवाणी करने की काबिलियत पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करते हैं। जरूरत से ज्यादा भरोसा करते हैं। युद्धों को ही देख लीजिए, उनका नतीजा क्या होगा ये मौलिक रूप से अप्रत्याशित होता है। फिर भी हम नीतियों और उनके परिणामों के बीच सीधी कारण कार्य श्रृंखला बनाने की कोशिश करते हैं, और इस प्रक्रिया में अनजाने में शायद नए ब्लैक स्वॉन को जन्म दे रहे होते हैं, जैसे कोई बच्चा बिना समझे केमिस्ट्री किट के साथ खेल रहा हो। और उन लोगों का क्या जिन्हें हम विशेषज्ञ मानते हैं? अगर भविष्य का अनुमान लगाना इतना मुश्किल है, खासकर इन बड़ी घटनाओं के मामले में, तो क्या उनकी भविष्यवाणियों पर भरोसा किया जा सकता है? लेखक इस मामले में काफी सख्त राय रखते हैं। उनका कहना है कि जिस दुनिया पर ब्लैक स्वॉन का इतना दबदबा हो, उसमें भविष्यवाणी करने में हमारी नाकामी का मतलब ये भी है कि कई पेशेवर जिन्हें हम विशेषज्ञ समझते हैं, असल में अपने विषय के बारे में आम लोगों से कुछ ज्यादा नहीं जानते। अच्छा। कम से कम जब भविष्य बताने की बात आती है तो उनका रिकॉर्ड यही दिखाता है।
हाँ, हो सकता है वो अपनी बात को बेहतर तरीके से कहना जानते हों, अच्छी कहानियां सुना सकते हों या फिर जटिल गणितीय मॉडल का इस्तेमाल करते हों। लेकिन अक्सर ये मॉडल भी ब्लैक स्वॉन की संभावना को नजरअंदाज कर देते हैं या उसे बहुत कम आंकते हैं। लेखक इसे ग्रेट इंटेलेक्चुअल फ्रॉड यानी एक बड़ा बौद्धिक धोखा कहते हैं, खासकर जब बेल कर्व या सामान्य वितरण वाली सोच हम पर हावी हो जाती है। हाँ, ये बेल कर्व वाली बात। ये सोच हमें अनिश्चितता पर नियंत्रण का एक झूठा एहसास दिलाती है, जबकि असल में ये बड़े अप्रत्याशित उतार चढ़ावों को अनदेखा कर देती है। ठीक है, तो अगर भविष्यवाणी करना बेकार है और विशेषज्ञ भी हमारी ज्यादा मदद नहीं कर सकते, तो फिर किया क्या जाए? एक व्यक्ति के तौर पर या समाज के तौर पर क्या हम बस हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें और अगली अप्रत्याशित घटना का इंतजार करें? नहीं, बिल्कुल नहीं। रणनीति ये नहीं है कि हम और बेहतर भविष्यवक्ता बनने की कोशिश करें, क्योंकि शायद ये संभव ही नहीं है। रणनीति ये है कि हम ब्लैक स्वॉन घटनाओं के अस्तित्व को स्वीकार करें और उसके साथ जीना सीखें। हमें भोलेपन से भविष्यवाणी करने की कोशिश छोड़कर इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हम इन घटनाओं के नकारात्मक असर को कैसे कम कर सकते हैं और सकारात्मक यानी फायदेमंद ब्लैक स्वॉन से लाभ कैसे उठा सकते हैं। इसमें वो शामिल है जिसे लेखक एंटी नॉलेज कहते हैं, मतलब इस बात पर ध्यान देना कि हम क्या नहीं जानते हैं। एंटी नॉलेज यानी अपनी अज्ञानता को स्वीकार करना। हाँ बिल्कुल, वो पहला कदम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अपनी जिंदगी या काम करने के तरीके में कुछ ऐसा बदलाव ला सकते हैं जिससे हमारे सामने फायदेमंद अचानक से मिलने वाले ब्लैक स्वॉन आने की संभावना बढ़ जाए, जैसे शायद वैज्ञानिक खोजों के क्षेत्र में होता है या वेंचर कैपिटल निवेश में। हाँ, इन मामलों में अक्सर आपका ज्यादा से ज्यादा नुकसान सीमित होता है, लेकिन अगर कोई एक चीज चल निकली तो उसका फायदा असीमित हो सकता है। बिल्कुल सही। आप देखिए, लगभग कोई भी महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खोज या तकनीकी आविष्कार पहले से बनी योजना के अनुसार नहीं हुआ है। वो ज्यादातर ब्लैक स्वॉन ही थे। अच्छा। सफल खोजकर्ता या उद्यमी अक्सर वो होते हैं जो ऊपर से थोपी गई योजनाओं पर कम भरोसा करते हैं और ज्यादा से ज्यादा टिंकरिंग करते हैं, मतलब छोटी छोटी कोशिशें करते रहना, प्रयोग करते रहना, चीजों को आजमाते रहना। टिंकरिंग, छोटे छोटे प्रयोग। हाँ, और जब कोई अवसर दरवाजा खटखटाता है तो उसे पहचानकर उसका फायदा उठाना। लेखक का तर्क है कि मुक्त बाजार इसीलिए कामयाब होते हैं क्योंकि वे लोगों को लगातार कोशिशें करने और गलतियां करने के जरिए भाग्यशाली होने का मौका देते हैं, न कि सिर्फ पहले से मौजूद कौशल को पुरस्कृत करके। भाग्य या संयोग का रोल बहुत बड़ा है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। ये टिंकरिंग और अवसर को पहचानने वाली बात दिलचस्प है, पर ऐसा लगता है कि हमारे सीखने के तरीके में भी एक बुनियादी दिक्कत है। जैसा कि लेखक बताते हैं, हम बहुत ही खास सटीक चीजें सीखते हैं, न कि सामान्य सिद्धांत। हाँ, ये भी एक अहम मुद्दा है। चलिए 911 वाले उदाहरण पर वापस चलते हैं। उस भयानक घटना से आम लोगों ने क्या सीखा? क्या उन्होंने ये सीखा कि दुनिया में अप्रत्याशित विनाशकारी घटनाएं हो सकती हैं और हमें हमेशा अनिश्चितता के लिए तैयार रहना चाहिए? ज्यादातर लोगों ने ये नहीं सीखा। उन्होंने बहुत ही विशिष्ट सबक सीखा कि इस्लामी आतंकवादियों से कैसे बचें या शायद ऊंची इमारतों में काम करने या हवाई जहाज में सफर करने से डरें। ये बहुत ही सीमित सबक था। लेखक इसकी तुलना फ्रांस की मशहूर मैग्नोट लाइन से करते हैं। पहले विश्व युद्ध में जर्मनी ने जिस रास्ते से हमला किया था, फ्रांसीसियों ने दूसरे विश्व युद्ध से पहले उसी रास्ते पर एक बहुत बड़ी मजबूत किलेबंदी की दीवार बना दी। हाँ, मैंने पढ़ा है इसके बारे में। लेकिन जब हिटलर ने हमला किया तो वो बस उस दीवार के बगल से घूमकर निकल गया। फ्रांसीसी इतिहास के अच्छे छात्र थे, उन्होंने पिछला सबक सीखा था, लेकिन बहुत ही ज्यादा सटीकता से। अच्छा। वो अपनी सुरक्षा के लिए और ज्यादा व्यावहारिक और केंद्रित हो गए थे, लेकिन उन्होंने वो व्यापक सिद्धांत नहीं सीखा कि दुश्मन अप्रत्याशित रास्तों से भी आ सकता है। तो हम अनजाने में ही ये नहीं सीखते कि हम नहीं सीखते कि हम नहीं सीखते। हम नियम नहीं सीखते, सिर्फ तथ्य रट लेते हैं। और मेटा नियम यानी सीखने के बारे में नियम, वो तो हमारी समझ से बिल्कुल परे लगते हैं। हाँ, ऐसा लगता है हम अमूर्त विचारों, सामान्य सिद्धांतों से नफरत करते हैं। हमें ठोस कहानियां और तथ्य पसंद हैं। हाँ, हमारी मानसिक बनावट शायद ऐसी ही है कि हम ठोस अनुभव जन्य चीजों को ज्यादा तरजीह देते हैं, अमूर्त अवधारणाओं को नहीं। शायद हमारे विकास के क्रम में तुरंत प्रतिक्रिया देना, आसपास की ठोस चीजों पर ध्यान देना
दूर की अमूर्त संभावनाओं पर सोचने से ज्यादा फायदेमंद रहा हो। लेकिन आज के इस जटिल, आपस में जुड़ी दुनिया में यही प्रवृत्ति हमें ब्लैक स्वान के प्रति अंधा बना देती है। किताब में एक और बहुत ही मार्मिक, सोचने पर मजबूर करने वाला बिंदु उठाया गया है, अकृतज्ञता का एक नया प्रकार। ये उन गुमनाम नायकों के बारे में है जिन्होंने हमें शायद किसी बड़ी आपदा से बचा लिया, लेकिन जिन्हें कभी कोई श्रेय नहीं मिला, कोई पहचान नहीं मिली, क्योंकि उनकी रोकथाम इतनी कामयाब रही कि हमें कभी पता ही नहीं चला कि कोई खतरा था भी। ये वाकई एक शक्तिशाली विचार है। जरा सोचिए, मान लीजिए कोई बहुत दूरदर्शी और साहसी सांसद होता जिसने 10 सितंबर 2001 को, यानी हमले से ठीक एक दिन पहले, किसी तरह एक कानून पास करवा दिया होता जो सभी हवाई जहाज़ों के कॉकपिट दरवाजों को हमेशा बंद और बुलेट प्रूफ रखना अनिवार्य कर देता। मान लीजिए ये कानून बहुत विरोध और भारी लागत के बावजूद लागू हो जाता। बहुत संभव है कि इसने 911 के हमले को उस रूप में होने से रोक दिया होता। तो उस सांसद को क्या इनाम करता? कुछ भी नहीं। शायद सार्वजनिक चौराहों पर उसकी कोई मूर्ति नहीं लगती। शायद उसके मृत्यु लेख में भी इस बात का जिक्र नहीं होता। हो सकता है एयरलाइंस और जनता उसे फिजूल खर्ची और असुविधा पैदा करने के लिए अगले चुनाव में हरा देती। वाकई वो व्यक्ति शायद जिंदगी भर यही सोचकर रिटायर होता कि उसने कुछ खास नहीं किया, शायद संसाधनों की बर्बादी ही की। उसे खुद भी कभी ये पता नहीं चलता कि उसने कितनी जाने और कितना नुकसान होने से बचाया है। जबकि 911 के बाद पहचान किसे मिली? उन लोगों को जो टीवी पर राहत कार्य करते दिखें या वीरता दिखाते हुए नजर आए, या कम से कम ऐसा करते हुए दिखने का आभास दे पाएं। बिल्कुल, हम रोकथाम करने वालों को पुरस्कृत नहीं करते। हम संकट का समाधान करने वालों को, या कम से कम संकट के समय मौजूद रहने वालों को हीरो बनाते हैं। हम इतिहास की किताबों में दर्ज नामों का गुणगान करते हैं और उन लोगों को भूल जाते हैं जिनका योगदान शायद कहीं ज्यादा बड़ा था, लेकिन जिनके बारे में हमारी किताबें पूरी तरह खामोश हैं। ये मानव स्वभाव का एक दुखद पहलू है जो ब्लैक स्वान की दुनिया में और भी ज्यादा उभर कर सामने आता है। हम नतीजों को देखते हैं, प्रक्रियाओं को नहीं। हम दिखने वाले कामों को महत्व देते हैं, न दिखने वाली रोकथाम को नहीं। ये एक और ऐसा पूर्वाग्रह है जो हमें दुनिया की हकीकत को समझने से रोकता है। अंत में लेखक एक और दिलचस्प अवधारणा का जिक्र करते हैं जिसे वो प्लेटोनिसिटी कहते हैं। ये क्या चीज़ है? सुनने में दार्शनिक लगता है। हाँ, ये नाम दार्शनिक प्लेटो के विचारों से प्रेरित है। प्लेटोनिसिटी हमारी उस प्रवृत्ति को कहते हैं जिसके तहत हम अपने बनाए हुए नक्शे, मतलब जैसे हमारे मानसिक मॉडल, सिद्धांत, साफ सुथरी श्रेणियां, इनको ही असली दुनिया समझ लेते हैं। असली दुनिया जो कि गंदी, जटिल, अप्रत्याशित है। हाँ बिल्कुल, हम अपने दिमाग में बनी सुव्यवस्थित शुद्ध चीजों जैसे ज्यामिति के आकार, सामाजिक यूटोपिया या एकदम स्पष्ट परिभाषाएं को ज्यादा महत्व देते हैं उन असल चीजों के मुकाबले जो दुनिया में मौजूद हैं, जो अक्सर कम साफ, ज्यादा गंदी और समझने में ज्यादा मुश्किल होती हैं। अच्छा, जैसे शहर का नक्शा बनाम असली शहर। एकदम सही उदाहरण है। सोचिए, जैसे हम किसी शहर के नक्शे को देखते हैं, सड़कें सीधी, सब कुछ साफ, लेकिन असलियत में गलियां टेढ़ी मेढ़ी हो सकती हैं, ट्रैफिक जाम हो सकता है, अप्रत्याशित चीजें हो सकती हैं। प्लेटोनिसिटी मतलब हम उस साफ सुथरे नक्शे को ही असलियत समझने लगते हैं और जमीनी हकीकत की जटिलता को भूल जाते हैं। अच्छा, तो इसके कारण हमें ऐसा गुमान हो जाता है कि हम दुनिया को जितना समझते हैं, असल में उससे कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं। हम अपने बनाए मॉडल्स पर जरूरत से ज्यादा भरोसा कर लेते हैं। हम अपने साफ सुथरे मॉडलों और सिद्धांतों में इतने रम जाते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि ये वास्तविकता का सिर्फ एक सरलीकरण है, एक नक्शा मात्र है, असली इलाका नहीं। और ये खतरनाक हो सकता है। हाँ बिल्कुल। लेखक प्लेटोनिक फोल्ड शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ये वो विस्फोटक सीमा है जहां हमारे ये साफ सुथरे मॉडल उस गंदी जटिल हकीकत से टकराते हैं। प्लेटोनिक फोल्ड, ये वो दरार है जहां हमारे ज्ञान और हमारे ज्ञान के भ्रम के बीच की खाई खतरनाक रूप से चौड़ी हो जाती है। और लेखक कहते हैं कि ब्लैक स्वान अक्सर इसी दरार में पैदा होते हैं, उन जगहों पर जहां हमारे बनाए हुए नक्शे और मॉडल बुरी तरह फेल हो जाते हैं। तो अगर हम इस पूरी बातचीत का सार निकालने की कोशिश करें तो क्या कहेंगे? ऐसा लगता है कि हमारी दुनिया पर असल में उन घटनाओं का राज है जो चरम पर होती हैं, जिनके बारे में हमें पहले से पता नहीं होता और जो हमारे मौजूदा ज्ञान के हिसाब से लगभग असंभव लगती हैं। और फिर भी हम अपना ज्यादातर वक्त और ऊर्जा
छोटी मोटी जानी पहचानी बार बार होने वाली चीजों पर ही खर्च करते रहते हैं। एकदम सही निचोड़ है। निष्कर्ष ये है कि हमें इन चरम अप्रत्याशित घटनाओं को शुरुआती बिंदु मानना चाहिए, न कि उन्हें कोई अपवाद समझकर कालीन के नीचे छुपा देना चाहिए। हाँ, और ज्ञान में तरक्की होने के बावजूद, या शायद उसी तरक्की के कारण, क्योंकि दुनिया और जटिल होती जा रही है, भविष्य शायद और भी ज्यादा अप्रत्याशित होता जाएगा, कम नहीं। हमें इस अनिश्चितता के साथ जीना सीखना होगा, उसे गले लगाना होगा। लेखक का ये मानना भी बड़ा दमदार है कि आज की दुनिया में ठीक से जीने के लिए हमें जितनी कल्पना शक्ति मिली है उससे कहीं ज्यादा की जरूरत है। हम ना सिर्फ खुद कल्पना करने में कंजूसी करते हैं, बल्कि दूसरों में भी इसे दबाने की कोशिश करते हैं। और शायद श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार यहाँ छोड़ा जा सकता है। अगर ये सच है कि अप्रत्याशित बड़ी घटनाएं ही असल में सबसे ज्यादा मायने रखती हैं, तो हम अपनी कितनी ऊर्जा उस सामान्य, उस औसत को संभालने में लगा रहे हैं जो शायद उतना महत्वपूर्ण है ही नहीं। सोचने वाली बात है। और इसके मुकाबले हम कितनी ऊर्जा अप्रत्याशित के लिए तैयार होने, उसके साथ तालमेल बिठाने या यहाँ तक कि उससे फायदा उठाने की संभावनाओं को तलाशने में लगा रहे हैं। शायद इस संतुलन पर गौर करना हम सब के लिए फायदेमंद हो सकता है। वाकई ये सोचने वाली बात है। इस बेहद विचारोत्तेजक और नजरें खोलने वाली चर्चा के लिए धन्यवाद। उम्मीद है आज की बातचीत ने ब्लैक स्वॉन की अवधारणा और इस अनिश्चित दुनिया में इसके गहरे मतलबों पर सोचने के लिए काफी खुराक दी होगी। शुक्रिया, मुझे भी बात करके बहुत अच्छा लगा। अगली बार तक अपनी जिज्ञासा बनाए रखिए और सीखते रहिए।